Hello friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, I am Kanhai Kumar and today we will continue with our topic, the winding factors. Good morning friends, आज हम लोग अपने वाइंडिंग फैक्टर्स का जो टॉपिक है उसको आगे बढ़ाएंगे. पिछले क्लास में हमने वाइंडिंग फैक्टर्स का एक पैरामीटर देखा था, डेट वाज द पिच फैक्टर, जहाँ पर देखा था कि पिच फैक्टर होता क्या है, वो कैसे ही आपका ईएमएफ को आपका इफेक्ट करता है और उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अगर किन्हीं ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाके लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हैं. चलिए, तो आज हम लोग बात करते हैं हमारे दूसरे वाइंडिंग फैक्टर की, जो कि है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये सब जो टॉपिक है इसमें आपका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है. वीडियो के लास्ट में मैं आपका इसका यूज़ बताऊंगा, इस पर किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं, मैं सारे बताऊंगा. इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक पूरा देखें. तो चलिए जैसे बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर की. तो जब हमने वाइंडिंग फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया था तो वाइंडिंग फैक्टर्स में हमने एक चीज़ बताया था कि नॉर्मली जब हम कहीं पे भी वाइंडिंग करते हैं तो हम लोग दो तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं, आइदर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. ठीक है, दो तरह का वाइंडिंग होता है. या तो एक जगह पे हम लोग सारा वाइंडिंग को कंसंट्रेट, मतलब एक ही जगह पे सारा वाइंडिंग को हम लोग प्लेस कर दें, या फिर उन वाइंडिंग को हम लोग कुछ जगह पे उसको स्प्रेड कर दें, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दें. तो जब हम लोग एक जगह पे सारे वाइंडिंग को प्लेस करते हैं उसको कहा जाता है आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, और जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं दैट इट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग. तो लेट्स से ये वाइंडिंग होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग देखते हैं. लेट अस सपोज, मान लेते हैं कि कोई एक मशीन है जो कि 36 स्लॉट्स का है. ठीक है, जिसमें 36 स्टेटर स्लॉट्स हैं और 4 पोल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पोल पिच कितना हो जाएगा आपका, पोल पिच विल बी 9. पोल पिच कितना हो जाएगा, 36/4 दैट इज इक्वल टू 9. ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि हर एक पोल के लिए, हर एक पोल के इन्फ्लुएंस में आपके 9 स्टेटर स्लॉट्स आएंगे. फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि 4 पोल है, तो अगर कोई नॉर्थ पोल यहाँ पर है तो इसके इन्फ्लुएंस में आपका 9 स्टेटर स्लॉट्स आएगा, जहाँ पर इस नॉर्थ पोल का इफेक्ट होगा. इसके बाद जो स्लॉट्स आएंगे उसमें क्या होगा, आपका साउथ पोल का इफेक्ट होगा. ठीक है, फिर अगले 9 में फिर नेक्स्ट नॉर्थ पोल का होगा. इस तरह से है, मतलब ये जो 9 स्लॉट्स हैं इसमें आपका नॉर्थ पोल का इफेक्ट होगा. ये जो पोल आपका, मान लीजिए जो भी पोल है, नॉर्थ या साउथ जो भी पोल है, इसका जो भी फ्लक्स होगा उसका इफेक्ट इन सारे स्लॉट्स में होगा. अब देखिए कि सिंस आपका जो मशीन है वो राउंड शेप में है, इसीलिए हर एक स्लॉट का जो पोजीशन है वो पोल के रेस्पेक्ट में अलग अलग है. ये वाला स्लॉट वर्टिकली आपका सामने है, एकदम एक साथ, डिस्टेंस भी इसका कम है. जितना हम स्लॉट्स का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे उतना ही क्या होगा, आपका पोल से उसका एंगल बढ़ते जाएगा, उसका डिस्टेंस भी आपका बढ़ते जाएगा. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें फ्लक्स के इन्फ्लुएंस की, तो जो पोल आपके नज़दीक है, ठीक है, जो पोल आपके नज़दीक है, जैसे कि जो पोल आपके नज़दीक है, यहाँ पर ये वाला पोल्स की बात करें, यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स कट करेगा, क्योंकि ये पोल क्या है, ये जो स्लॉट है पोल के नज़दीक है, तो सबसे ज़्यादा फ्लक्स इसी स्लॉट में आपका मिलेगा. इसके बाद जितना हम लेफ्ट या राइट हम मूव करते जाएंगे उतना ही क्या होगा, जो स्लॉट्स में फ्लक्स का जो इन्फ्लुएंस है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होते जाएगा. यहाँ पर कम होगा और इस पोजिशन में मिनिमम होगा. ठीक है, मिनिमम होगा. नाउ जब हम लोग कहीं पे भी ईएमएफ इंड्यूस करते हैं तो हम लोग मैक्सिमम ईएमएफ के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम ईएमएफ के लिए होना चाहिए कि उस कंडक्टर में आपका जो फ्लक्स हो दैट इज d∅dt दैट शुड बी मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स कट होना चाहिए. तो सिंस ऑल्टरनेटर का स्पीड तो फिक्स है, तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि फ्लक्स कहाँ ज़्यादा है. जहाँ पर भी फ्लक्स ज़्यादा होगा वहाँ पर आपका ईएमएफ ज़्यादा होगा. ठीक है, तो अगर हम आइडियल बात करें या थ्योरेटिकली बात करें तो सारे कंडक्टर्स अगर इसी स्लॉट में आपका प्लेस होंगे, अगर ये जो वर्टिकली सामने में इसी स्लॉट पे प्लेस होंगे तो क्या होगा, आपका ईएमएफ मैक्सिमम होगा. ठीक है, जितना जो कंडक्टर्स बाकी जो इस स्लॉट्स में होंगे वहाँ पर ईएमएफ का वैल्यू क्या होगा, आपका कम होते जाएगा. तो अगर हमें किसी भी मशीन में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए, मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, तो आइडियली या थ्योरेटिकली हमें क्या करना होगा, सारे कंडक्टर्स को एक ही स्लॉट में प्लेस करना होगा. सारे कंडक्टर्स को क्या करना पड़ेगा, एक ही स्लॉट में प्लेस करना होगा. एंड दिस इज कॉल्ड द कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. इसी को कहा जाता है आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग. तो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग आपका थ्योरेटिकली क्या करता है, आपका मैक्सिमम आउटपुट देता है.
ठीक है। थ्योरेटिकली आइडियली आपको मैक्सिमम आउटपुट देता है। इसीलिए जब भी थ्योरेटिकल बात करें कि किस तरह के वाइंडिंग में आपका आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा, तो वो होता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। बट जब प्रैक्टिकली हम वाइंडिंग करने जाते हैं तो हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को प्रीफर नहीं करते हैं। उसका रीज़न क्या होगा कि पहला कि जो स्लॉट्स होते हैं उनमें स्पेस बहुत ही कम होता है, ठीक है, उनमें स्पेस बहुत ही कम होता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 9 स्लॉट्स है इस नॉर्थ पोल के लिए, ठीक है, और मान लेते हैं कि सारे कंडक्टर्स को अगर हमें एक ही स्लॉट में प्लेस करना होगा तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स विल गेट रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। एक स्लॉट में मान लीजिए 10 कंडक्टर आता है, अगर हम 9 स्लॉट का यूज़ करेंगे तो लगभग 90 कंडक्टर्स आएगा, ठीक है। तो 10 कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा और 90 कंडक्टर्स में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम आता है कंसंट्रेटेड वाइंडिंग में कि द नंबर ऑफ कंडक्टर्स गेट्स रिड्यूस्ड। नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या होता है, आपका कम हो जाता है, ठीक है। इससे ओवरऑल आउटपुट, जब प्रैक्टिकली मशीन का आउटपुट देखेंगे तो ओवरऑल आउटपुट क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर ये सब कंडक्टर्स में आपका ईएमएफ कम इंड्यूस होगा, लेकिन कुछ तो ईएमएफ होगा, वो टोटल ईएमएफ में कुछ तो बढ़ाएगा, ठीक है। आप एक जगह पे तो 90 कंडक्टर्स लगा नहीं सकते, एक जगह पे मैक्सिमम 10 लगा सकते हैं। तो अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा तो 90 कंडक्टर्स आएगा, तो ओवर 90 कंडक्टर्स का जो भी ईएमएफ होगा वो लगभग उससे 4 से 5 गुना तो ज़्यादा ही होगा। तो प्रैक्टिकली जब हम वाइंडिंग करते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होता है वो आपका कंसंट्रेटेड वाइंडिंग से आउटपुट ज़्यादा देता है, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग करते हैं तो मशीन का जो पूरा वाइंडिंग है, फुल वाइंडिंग जो होता है वो पर्टिकुलर कुछ स्लॉट्स में आपका कंसंट्रेटेड होता है। जैसे मान लीजिए 4 पोल है तो 4 पोल में 1 2 3 4 स्लॉट में सारा कंडक्टर्स आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया, प्लेस हो गया। बाकी जो स्लॉट्स है वो अनयूज्ड रह जाते हैं। बाकी स्लॉट्स क्या होता है, अनयूज्ड हो जाता है। तो जब बाकी स्लॉट्स आपका अनयूज्ड हो जाता है, इस केस में क्या होता है, मशीन का डिजाइनिंग आपका सिमेट्रिकल नहीं होता है। मशीन का डिजाइन क्या होता है, सिमेट्रिकल आपका नहीं हो पाता है। तो इस केस में क्या होता है, एक मैकेनिकल डिसबैलेंस क्रिएट होता है मशीन में, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या होता है कि जो स्लॉट्स और रोटर का जो रिलेटिव पोजीशन है वो हमेशा आपका चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि आपका जो स्टेटर स्लॉट्स है वो स्टेटर में है और जब जो आपका फील्ड है वो रोटर में है। उसी तरह से अगर इंडक्शन मोटर में बात करें तो स्टेटर स्लॉट स्टेटर में है, पोल्स भी स्टेटर में है, और रोटर जो कंडक्टर जहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आपका रोटर में है। तो ऑब्वियसली है एक स्टेटर का स्लॉट जो अभी नॉर्थ पोल मान लीजिए किसी पोल के नज़दीक में है, कुछ समय बाद वो इस पोल से वर्टिकली अलग हो जाएगा, वर्टिकली अलग हो जाएगा। अभी भले ही मान लेते हैं हम जब बनाए उस समय ये पोल के नज़दीक था, लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो ये तो पोल से दूर चला जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक समय में जब ये पोल से वर्टिकली सामने रहेगा उस समय में आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। उसका जैसे ही ये डिस्टेंस आपका दूर होते जाएगा उस समय क्या होगा, आउटपुट आपका धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा और कुछ समय बाद आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 होगा, फिर बढ़ेगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर आउटपुट आपको 0 होगा। डैट मीन्स यहाँ पर जो भी आपको आउटपुट मिलेगा वो कांस्टेंट वैल्यू का नहीं मिलेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कॉन्स्टेंटली आपका वैरी करेगा, ठीक है। डैट मीन्स जो भी आउटपुट मिलेगा वो आपका यूजफुल नहीं रहेगा, बिकॉज द आउटपुट इज कॉन्स्टेंटली वैरिंग, ये कॉन्स्टेंटली वैरी कर रहा है। नाउ लेट अस सी कि अब इनके जगह पे अगर हम कॉन्सेंट डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग करते हैं तो क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका सारा वाइंडिंग्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिवाइड हो जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स में डिवाइड हो जाएगा तो क्या होगा, आपका इफेक्टिव नंबर ऑफ कंडक्टर्स क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। इफेक्टिव नंबर ऑफ कंडक्टर्स इंक्रीज करने से आपका ओवरऑल जो टोटल आउटपुट है वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली मान लीजिए 90 कंडक्टर्स को हम एक स्लॉट में प्लेस करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, 9 स्लॉट्स में डिवाइड कर देंगे तो इजीली प्लेस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आउटपुट आपका, अगर जब हम प्रैक्टिकल केस को कंसिडर करेंगे तो उस केस में कंसिडर की अपेक्षा आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा। दूसरा क्या है, इस केस में आपके स्टेटर के सारे स्लॉट्स आपका यूज हो रहा है, इसीलिए मशीन का वाइंडिंग सिमेट्रिकल होता है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है, जो कि मशीन के रोटेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो मशीन को प्रॉपर्ली रोटेट करने में मदद करता है। तीसरा फायदा क्या होता है कि रोटर और स्टेटर का रिलेटिव पोजीशन जो भी हो अंडर रोटेटिंग कंडीशन, आपको हर जगह जो कंडक्टर्स है वहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर्स सेम है, और जैसे जैसे अपना रोटर पोजीशन चेंज करेगा हर जगह आपको उतना ही कंडक्टर्स उतना ही फ्लक्स को हमेशा कट करते जाएगा। इसीलिए जो ईएमएफ का वैल्यू है वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, बिकॉज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन ईच स्लॉट इज सेम।
तो अगर यहाँ पर नॉस कंडक्टर्स है तो यहाँ पर मान लीजिए ईएमएफ ई आया, तो जब रोटर यहाँ पर आएगा उस समय में ईएमएफ ई होगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 9 कंडक्टर्स ही है, फिर यहाँ पर भी 9 कंडक्टर्स है। तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल जो ईएमएफ होता है हर एक पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे वो कांस्टेंट होता है। दैट मीन्स द आउटपुट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इज फार बेटर एज कम्पेयर टू योर कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। और इन्हीं कुछ कारण की वजह से क्या होता है, जब भी हम लोग मशीन में वाइंडिंग करते हैं तो प्रैक्टिकली वी प्रीफर द डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग को प्रीफर करते हैं, ना कि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग को। ठीक है ना। अब डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या दिक्कत क्या होती है? दिक्कत यही होती है कि जितना हम दूर जाएंगे, अगर मान लें अगर थ्योरेटिकली हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 90 कंडक्टर्स के लिए मान लेते हैं 90 ई आपका जनरेट हुआ ईएमएफ। लेकिन जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बीच वाले कंडक्टर के लिए ई होगा, जितना ये दूर जाएगा उतना प्लस क्या होगा, ई कॉस थीटा प्लस बीच वाले कंडक्टर के लिए क्या होगा आपका ई हो गया, इसके लिए मान लीजिए होगा ई कॉस थीटा, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो ओवरऑल जो आउटपुट होगा दैट विल बी ई प्लस 2 ई कॉस थीटा, जो कि आपका एल्जेब्रिक सम से थोड़ा सा कम होता है, एल्जेब्रिक सम से थोड़ा सा कम होता है। तो ये जो टोटल ईएमएफ है वो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की अपेक्षा कितना कम होगा, वो डिपेंड करेगा कितना एंगल से ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब पोल की अपेक्षा वो जो स्लॉट्स है कितना एंगल से आपका डिस्टेंस पे है, और ये डिपेंड करेगा पोल पिच पे, क्योंकि हम लोग ने निकाला था कि जितना पोल पिच होगा, ठीक है, अब एक पोल पिच के लिए कितना एंगल होता है 180 डिग्री। तो जितना नंबर ऑफ स्लॉट्स बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, एंगल आपका कम होगा, और जितना नंबर ऑफ स्लॉट्स कम होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा एंगल से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो जो भी आपका एंगल आता है वो डिपेंड करता है पोल पिच पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि इसका वैल्यू को हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जनरली केडी या डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम लोग केडी से नोट करते हैं। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल टू ईएमएफ विद डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग बट ईएमएफ विद कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कितना ईएमएफ हो रहा है उसका रेशियो लेते हैं हम लोग कंसंट्रेटेड वाइंडिंग के साथ में। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आता है दैट इज द वैल्यू ऑफ के डी। ठीक है, नाउ ये कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि वाइंडिंग हमने जब कंसंट्रेटेड किया तो भी ईएमएफ का वैल्यू क्या है, फिक्स है, और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग जब कर दिया है तो भी ईएमएफ का वैल्यू फिक्स है, इसलिए इसका रेशियो क्या होगा, आपका फिक्स आता है। तीसरा चीज़ क्या है कि इसका वैल्यू जो होगा के डी का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का थ्योरेटिकल वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगा और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का वैल्यू क्या होगा, कम होगा, इसलिए इसका जो रेशियो होगा दैट इज ऑलवेज लेस देन 1। तीसरा चीज़ क्या है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, क्योंकि ऊपर भी ईएमएफ है नीचे भी ईएमएफ है, इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा। क्लियर है? नाउ इसका वैल्यू कितना होता है? मैथमेटिकली के डी का वैल्यू होता है साइन एम बीटा बाई 2 बाई एम साइन बीटा बाई 2, साइन एम बीटा बाई 2 बाई एम साइन बीटा बाई, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। जहाँ पर बीटा क्या है, बीटा है आपका हर एक स्लॉट के लिए कितना एंगल हो रहा है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन एंगल। मान लेते हैं कि कितना एंगल होगा, तो एक पोल पिच के लिए आपका कितना एंगल होता है, एक पोल पिच के लिए आपका 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल विल गिव यू द वैल्यू ऑफ बीटा। दैट मीन्स एक पोल में, एक मशीन में एक पोल की अपेक्षा कितना एक स्लॉट जो है कितना एंगल से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन एंगल एंड डिवाइडेड बाय बीटा। और उसका वैल्यू निकालते हैं हम लोग, बीटा इज इक्वल टू 180 बाय डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल। और एम क्या है, एम है नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज। हर एक फेज के लिए, हर एक पोल के लिए कितना स्लॉट्स है, दैट इज नंबर ऑफ पोल्स पर पोल पर फेज। तो के डी का वैल्यू होता है साइन एम बीटा बाई 2 बाई एम साइन बीटा बाई 2। क्लियर है? सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। नाउ इसमें से क्वेश्चंस क्या आता है, इसमें से क्वेश्चंस आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग एज कंपेयर टू अ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। तो यहाँ पर एडवांटेजेस क्या होता है, आउटपुट आपको ओवरऑल ज़्यादा मिलता है, आपको आउटपुट कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, मशीन में वाइंडिंग यूनिफॉर्म होता है, इसलिए मशीन का सिमेट्री बना हुआ रहता है, दिस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि व्हाई व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का एडवांटेज क्या होता है कि थ्योरेटिकली जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो इस केस में आपका आउटपुट क्या होता है, मैक्सिमम मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसमें से छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है, आइदर ईएमएफ इक्वेशन के साथ आता है जहाँ पर आपको ईएमएफ निकालने देगा, चाहे ऑल्टरनेटर को हो या इंडक्शन मोटर का हो, उसमें ईएमएफ निकालने में आपको केडी और केपी का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, केडी और केपी का वैल्यू आपको निकालना होता है। तो उस केस में क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लीजिए दिया हुआ है ए फोर पोल, ठीक है, ए 4 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर या ए 4 पोल 3 फेज ऑल्टरनेटर, ठीक है, आपको दे दिया है। तो यहाँ पर जब 4 पोल 3 फेज दे दिया है, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा एम का। एम का कैसे मिलेगा,
एम और यहीं से आपको एम और बीटा दोनों का वैल्यू मिल जाएगा। 3 फेज है, ठीक है, और 4 पोल है, तो एम क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स, एम हो जाता है आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है 3 फेज वाइंडिंग है, 4 पोल का मशीन है, और मान लीजिए उसमें नंबर ऑफ स्लॉट्स दिया हुआ है आपका 72 स्लॉट्स का मशीन है, ठीक है, 72 स्लॉट्स का मशीन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, पोल पिच। पोल पिच क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट्स बाई पोल, दैट इज 72/4, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 18। पोल पिच कितना हो गया आपका 18, ठीक है। तो अब बीटा क्या होता है, बीटा होता है 180 डिग्री बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, तो 180 यहाँ पर बीटा इजकल टू है 180 बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, दैट इज यहाँ पर हो जाएगा 180/18, दैट इज इक्वल टू 10 डिग्री। तो बीटा का वैल्यू कितना हो गया 10 डिग्री। और एम कितना होता है, एम इजकल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर फेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितना है 72, पर पोल कितना पोल का मशीन है 4 का, डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपका 18, और पर फेज मतलब 3 से डिवाइड करेंगे दैट इज 6। तो एम का वैल्यू कितना आ गया 6। यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कीजिए के डी का इक्वेशन में, साइन एम बीटा बाई 2 बाई एम साइन बीटा बाई, एम का वैल्यू आ गया 6 और बीटा का वैल्यू आ गया 10, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू निकालना होगा। अगर मान लीजिए वहाँ पर मशीन में कुछ लिखा हुआ नहीं है कि किस तरह का वाइंडिंग प्लेस है, तो वहाँ पर हमेशा के डी का वैल्यू आप 1 लीजिए, ठीक है। अगर वहाँ लिख दिया कि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन एंगल, कभी कभी मशीन लिख देता है कि द पोल्स आर डिस्ट्रीब्यूशन एंगल इज इतना डिग्री, तो वहाँ पर बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कभी कभी के डी का वैल्यू डायरेक्टली वहाँ पर प्लेस कर देता है, बता देता है। तो नॉर्मली जो के डी का वैल्यू आएगा लगभग आपका 0.9 के करीब आता है, 0.9 या 0.8 के करीब आता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि के डी का वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो अगर कैलकुलेशन में आपका के डी का वैल्यू 1 से ज़्यादा हो रहा है, मतलब कहीं पर मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान से बनाइए, बहुत ही सिंपल चीज़ है। एम निकालना है, नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल पर पोस्ट, जितना स्लॉट्स उसको डिवाइड कर दिए पोल से, फिर जितना आंसर आएगा उसको फेज से डिवाइड कर दीजिए, हमेशा 3 फेज ही होगा, वो एम का वैल्यू आ जाएगा। बीटा निकालना है तो सबसे पहले पोल पिच निकाल लीजिए, उसको 180 से डिवाइड कर दीजिए, बीटा आ जाएगा, फिर फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका के डी का वैल्यू आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं सभी कोई, ठीक है। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, और कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को यूज़ करते हैं वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिएगा, जब भी हम लोग ईएमएफ लिखते हैं वहाँ पर KW लिखते हैं, KW का वैल्यू होता है KP इंटू KD, और इसीलिए जितना KP और KD का वैल्यू आएगा उतना ही रेशियो में आपका ईएमएफ का वैल्यू आपका रिड्यूस होते जाता है। सो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो कि ईएमएफ को बहुत ज़्यादा आपका इफेक्ट करता है, एंड दैट्स वाई आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो क्वेश्चंस होता है, न्यूमेरिकल्स होता है, वहाँ पर आपका लिख देता है कि इट इज़ आइडियल वाइंडिंग, या फिर उसका वैल्यू देता नहीं तो वहाँ पर हम लोग 1 लेके करते हैं। लेकिन अगर मेंशन कर देता है न्यूमेरिकल में तो आपको वहाँ पर वैल्यू को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं ईएमएफ इक्वेशन का कुछ न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, वहाँ पर मैं डिटेल्स में और न्यूमेरिकल्स करा के बता दूंगा, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे इनका वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।